हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनोलॉजी की 6th वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेल्स कवर करी, इम्यून सिस्टम की कौन कौन सी एंटीजेंस होते हैं वो कवर किए, एंटीबॉडीज कवर करी, एंटीबॉडीज का, इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर कवर किया। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप्स। जो उनके टाइप्स है आईजीजी, आईजीए, आईजीई, आईजीडी, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब हम आज कवर करने वाले हैं। सो हमारी फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन आती है आईजीजी, जिसमें कि हमारी है गामा हैवी चेन प्रेजेंट होती है, वो होती है हमारी आईजीजी। हमारी आईजीजी जो होती है वो मोनोमेरिक एंटीबॉडी है, वो सिंगल एक मोनोमेरिक फॉर्म में रहती है। उसमें हमारी 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। ऑब्वियसली एक मोनोमेरिक है तो ऑब्वियसली उसमें 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन होंगी। वैलेंसी, वैलेंसी किसको बोलते हैं कि कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। उसमें हमारी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको बाइवेलेंट बोलते हैं। अब ये जो आईजीजी है, उनका मेन जो रोल होता है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन में और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में होता है। ये सब हम ऑलरेडी जब हमने बी सेल टी सेल पढ़ी थी कि बी सेल और टी सेल कैसे इंटरेक्ट करती हैं एंटीजन के साथ, उसमें हमने पढ़ा था कि मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो आईजीजी का प्रोटेक्शन करती हैं। मेमोरी सेल्स सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आगे फ्यूचर में कोई भी हमारा एंटीजन आएगा तो सेकेंडरी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो आईजीजी का प्रोटेक्शन करती हैं। तो आईजीजी का प्रोटेक्शन कर रही हैं, इट मीन्स हमारी आईजीजी किसमें इन्वॉल्व है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में और क्रॉनिक इन्फेक्शन में इन्वॉल्व है। अब आईजीजी भी हमारी 4 टाइप्स की होती है, इसमें 4 सब क्लासेस होती है। 4 सब क्लासेस किस बेस पे होती है कि जो हमारा इनका कांस्टेंट चेन है, इसकी कांस्टेंट चेन क्या है, कांस्टेंट हैवी चेन आईजीजी की गामा, उस गामा भी डिफरेंट एलील से फॉर्म हो रही है। उन्हीं एलील की वजह से उसके डिफरेंट सब क्लासेस बन रहे हैं। सो गामा की हमारी 4 सब क्लासेस होती है, G1, G2, G3, G4। सबसे ज्यादा अमाउंट में G1 प्रेजेंट होती है, सबसे फिर कम अमाउंट में G2 प्रेजेंट होती है, उससे कम अमाउंट में G3 प्रेजेंट होती है, उससे कम अमाउंट में G4 प्रेजेंट होती है। अब मॉलिक्यूलर वेट की हम बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट आपको ऐसे याद रखना है कि 3 का सबसे ज्यादा होता है और सबका कम होता है और इक्वल होता है। 3 से कम होता है सबका और उन सबका ऑलमोस्ट इक्वल होता है, 3 का सबसे ज्यादा होता है। अब 3 का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है तो G3 की हाफ लाइफ सबसे कम होती है। IgG3 ओनली 8 डेज उसकी हाफ लाइफ होती है और सबकी 23 डेज होती है। सो IgG3 जो है हमारा, उसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है और उसकी सबसे कम हाफ लाइफ है और सबकी हाफ लाइफ ज्यादा है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। IgG का फंक्शन क्या होता है, 2 फंक्शन होते हैं IgG के। ऑप्सोनाइजेशन करती है ये, या फैगोसाइटोसिस करती है, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर करती है। हमने ऑलरेडी इम्यूनोग्लोबुलिन के फंक्शन डिस्कस किए थे। इम्यूनोग्लोबुलिन मेन 3 फंक्शन परफॉर्म करती है, फैगोसाइटोसिस, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर और ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएट साइटोटॉक्सिसिटी। सो उनमें से IgG जो होती है वो ऑप्सोनाइजेशन करती है, फैगोसाइटोसिस करती है और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर करती है। ये क्या क्या होते हैं इन सबके रिगार्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस ये मेन फंक्शन होता है IgG का। IgG का मेन फंक्शन होता है ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर वो कर सकती है बट इतना इफेक्टिवली नहीं करती। क्यों नहीं करती उसके रिगार्डिंग हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑप्सोनिन ऑर्डर जो इसका होता है, G3 एंड G1 का ऑलमोस्ट इक्वल होता है और G4 का उससे कम होता है, फिर G2 का उससे कम होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑर्डर जो होता है वो G3 का सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम G1 का होता है, उससे कम G2 का होता है, उससे कम G4 का होता है। तो ये हमें इनका सीरीज, इनके नंबर याद करने होंगे। ओके, अब क्या होता है, इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। सिर्फ IG2 है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, अदरवाइज ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती हैं। और प्रेगनेंसी के वक्त जो भी हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है वो इन्हीं के थ्रू प्रोवाइड होती है। मदर से हमारी IgG जो है वो हमारी प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में चली जाती है, जिसकी वजह से बेबी को इम्यूनिटी मिलती है। सिर्फ IgG2 क्रॉस नहीं करती, IgG1, IgG3, IgG4 क्रॉस कर लेती है प्लेसेंटा को। ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। और एक इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये ऑप्सोनाइजेशन करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर करती हैं बट इतना इफेक्टिवली नहीं करती। मेन इनका फंक्शन होता है ऑप्सोनाइजेशन में एंड फैगोसाइटोसिस में। ये थी हमारी IgG। सेकंड आती है IgM। सेकंड एंटीबॉडी आती है, सेकंड इम्यूनोग्लोबुलिन आती है IgM। IgM पेंटामेरिक होती
है। आईजीएम आप याद करें तो हमने आईजीएम पहले भी पढ़ी है। जब हमने बी सेल एंड टी सेल पढ़ा था तो बी सेल में सरफेस पर आईजीएम प्रेजेंट थी, वो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम थी, बट वो मोनोमेरिक थी। तो जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम होती है वो मोनोमेरिक होती है, और जो हमारी ब्लड में आईजीएम प्रेजेंट होती है वो हमारी पेंटामेरिक होती है। इस बात को माइंड में रखना कि जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है बी सेल पे प्रेजेंट होती है आईजीएम, वो मोनोमेरिक होती है, और जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है वो पेंटामेरिक होती है। 5 एंटीबॉडीज होती हैं, वो अटैच होती हैं, फिर हमारी आईजीएम बनती है। इन सब पे 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं, तो इट मीन्स हमारे पास 20 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। इसकी वैलेंसी होती है 20। ओके, अब ये 5 एंटीबॉडीज जो है ये अटैच होती हैं इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती हैं, और हमारी जे चेन से भी अटैच होती हैं। जे चेन से भी अटैच होती हैं। जे चेन हमारी 2 एंटीबॉडी को बाइंड करती है और सारी एंटीबॉडी को इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड बाइंड करती है। तो पॉलीमराइजेशन के लिए मेन ये 2 चेन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जे चेन और इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब जो आईजीएम का फंक्शन है, आईजीएम का फंक्शन आता है प्राइमरी रिस्पॉन्स में। आईजीजी के बाद आईजीएम पढ़ाने का रीजन ही यही है कि आईजीजी जो है वो तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में फंक्शन करती है और आईजीएम प्राइमरी रिस्पॉन्स में फंक्शन करती है। क्या होता है, जब हमने आपको बी सेल पढ़ाई थी तो उसमें बी सेल के बाद प्लाज्मा बी सेल बनती थी, मेमोरी बी सेल बनती थी। जो प्लाज्मा बी सेल थी वो इनिशियल 10 डेज में क्या सिक्रीट कर रही थी, कौन सी एंटीबॉडी सिक्रीट कर रही थी, आईजीएम का सिक्रीशन कर रही थी। इसलिए बोलते हैं आईजीएम प्राइमरी रिस्पॉन्स में जब एंटीजन फर्स्ट टाइम आया है, जब रिस्पॉन्सिबल होती है आईजीएम, एंड देन एंटीजन सेकंड टाइम आएगा तो हमारी आईजीजी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि मेमोरी सेल क्या सिक्रीट करती है, आईजीजी सिक्रीट करती है। ओके, तो हमारी आईजीएम प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और हमारी आईजीएम जो है हमारी ये ऐसी पहली इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि हमारी न्यूबॉर्न बेबी में प्रोड्यूस होती है। अब आप बोलेंगे आईजीजी भी तो न्यूबॉर्न बेबी में आ रही थी प्रेगनेंसी के वक्त, वो आ रही थी, उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, वो हमारी मदर से लिया जा रहा था, बेबी ने उसको खुद नहीं बनाया था। बट आईजीएम पहली ऐसी एंटीबॉडी होती है जो बेबी खुद बनाता है अपने अंदर। सबसे फर्स्ट जो बनती है बेबी में वो आईजीएम का फॉर्मेशन होता है। आईजीजी उसको प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है, आईजीए अभी आगे आएगी, वो उसको मदर मिल्क से मिलती है, बट वो खुद इन दोनों में से कोई नहीं बनाता, वो आईजीएम खुद बनाता है। बेबी के अंदर सबसे पहले प्रोटेक्शन एंटीबॉडी का होता है वो होती है हमारी आईजीएम। ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये हमारी इसका मेन फंक्शन जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है, उसकी मेन प्रॉपर्टी थी कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही थी और वो फैगोसाइटोसिस कर रही थी, आईजीजी की प्रॉपर्टी। आईजीएम की मेन प्रॉपर्टी है कि वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर करती है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर करती है। अब आप बोलेंगे कि आईजीजी भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर करती थी, बट नहीं, इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करने को आए तो आईजीएम हमारी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है। क्यों? बिकॉज जब भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर होता है तो हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को 3 साइड चाहिए होती हैं, एंटीबॉडीज पे 3 साइड चाहिए होती हैं उनको। अब जो आईजीजी थी वो हमारी मोनोमेरिक थी, तो वहाँ पे सिर्फ 2 साइड अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे हमारी 3 साइड बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, इसलिए हमारी आईजीजी करती है हमारा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर। बट मोस्ट एफिशिएंट वे जो है, मोस्ट एफिशिएंटली जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है वो होती है हमारी आईजीएम। सो हमारा आईजीजी जब भी आए तो आप माइंड में याद आना चाहिए कि फैगोसाइटोसिस करती है, ऑप्सोनाइजेशन करती है, और जब भी आईजीएम आए तो माइंड में आना चाहिए कि आईजीएम कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर करती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम सिर्फ 2 ही एंटीबॉडीज का होता है, आईजीएम एंड आईजीजी। आईजीजी लेस एफिशिएंट करती है, आईजीएम मोस्ट एफिशिएंट करती है, और कोई भी हमारी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करती, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करती। इस बात को माइंड में रखना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में, CSIR में 2 to 3 टाइम आया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर के लिए सिर्फ आईजीएम एंड आईजीजी रिस्पॉन्सिबल है, इन दोनों में से भी आईजीएम रिस्पॉन्सिबल है। उसकी स्पेशलिटी है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर करना, कॉम्प्लीमेंटेशन सिस्टम को एक्टिवेट करना, उसके थ्रू हमारा एंटीजन को किल करना। नेक्स्ट हमारी एंटीबॉडी आती है, नेक्स्ट हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन आती है आईजीए। आईजीए हमारी डाइमर की फॉर्म में होती है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। ऑब्वियसली डाइमर की फॉर्म में होती है, हर एक के पास, हर एक एंटीबॉडी के पास हमारी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, तो इसकी हमारी वैलेंसी 4 होती है। ये जो 2 एंटीबॉडी है ये हमारी अटैच होती हैं, जे चेन से अटैच होती हैं और हमारी सिक्रीटरी कंपोनेंट से अटैच होती हैं। जे चेन से अटैच होती हैं और सिक्रीटरी कंपोनेंट से अटैच होती हैं। अब ये जे चेन और सिक्रीटरी कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन होता है? जे चेन एक तो पॉलीमराइजेशन कर रही है, एक ट्रांससाइटोसिस कर रही है। ट्रांससाइटोसिस क्यों? बिकॉज आईजीए जो है वो हमारी ब्लड फ्लूइड में प्रेजेंट है, वो हमारी फ्लूइड्स में प्रेजेंट है, सलाइवा में, एक्सटर्नल सिक्रीशन में प्रेजेंट है, सलाइवा में, टीयर्स में, ह्यूमन मिल्क में, म्यूकस में, इन सब में प्रेजेंट है। सो जब वो ल्यूमन में आती है
तो ल्यूमन में वो ट्रांससाइटोसिस प्रोसेस से आती है, सेल को क्रॉस करके, और इसमें सिक्रेटरी कंपोनेंट अटैच हो जाता है उस पर, और ये जे चेन के थ्रू होता है ट्रांससाइटोसिस। सिक्रेटरी कंपोनेंट अटैच होता है ड्यूरिंग ट्रांससाइटोसिस, और इसका फंक्शन होता है कि ये प्रोटियोलिटिक डाइजेशन से प्रिवेंट करता है, फ्लूइड में कोई प्रोटियोलिटिक डाइजेशन ना हो। क्योंकि ये हमारी एक्सटर्नल सिक्रीशन में आ रही है, एक्सटर्नल सिक्रीशन में बहुत सारे पेप्टाइडेज प्रेजेंट होते हैं, वो पेप्टाइडेज सिक्रेटरी चेन को, सिक्रेटरी कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर देंगे, वो पेप्टाइडेज हमारी एंटीबॉडी को डाइजेस्ट कर देंगे। तो एंटीबॉडी को बचाने के लिए हमारा सिक्रेटरी कंपोनेंट होता है, सिक्रेटरी कंपोनेंट वहाँ बाइंड होता है जहाँ पे हमारे वो डाइजेस्ट कर सकते हैं एंटीबॉडीज को, क्योंकि एंटीबॉडीज एक प्रोटीन ही है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्टाइडेज प्रेजेंट होते हैं म्यूकस में, सलाइवा में, टीयर्स में। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा सेक्रेटरी कंपोनेंट होता है। और जो हमारा IgA है वो प्रेजेंट होती है सलाइवा में, टीयर्स में, ह्यूमन मिल्क में, म्यूकस में। यहाँ पे प्रेजेंट होने में इसका फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट? GIT में, ट्रैकिया में, यूरिया ट्रैक में, इन सब में कोई भी हमारा बैक्टीरिया, वायरस आता है, कोई भी बैक्टीरिया आता है, तो ये उस बैक्टीरिया को वहीं पे ख़त्म कर देती हैं, उसको अंदर नहीं आने देती है, उसको GIT में, ट्रैकिया में यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब हमारी IgA की भी दो सब फॉर्म होती हैं, दो सब क्लासेस होती हैं, IgA, IG2, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। ये थी हमारी IgA मदर मिल्क से मिलती है, और IgG जो है वो प्लेसेंटा से मिलती है, बट IgM बेबी खुद उसका प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट एंटीबॉडी आती है IgE में हमारी सिलॉन चेन होती है, हमारी मोनोमेरिक होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। हमारी IgE हमने पहले भी बताया है, IgE हमारी प्रेजेंट थी बेसोफिल्स पे, इसोनोफिल्स पे। IgE जो है एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करती है, और IgE का रिसेप्टर किस पे प्रेजेंट होता है? बेसोफिल्स पे, इयोसोनोफिल्स पे। हमने बेसोफिल्स में और इयोसोनोफिल्स पे पढ़ा था कि IgE का रिसेप्टर वहाँ प्रेजेंट होता है। अब आती है IgD भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। IgD हमारी प्रेजेंट होती है बी सेल की सरफेस पे। बी सेल की सरफेस पे एक IgM प्रेजेंट होती है, एक IgD प्रेजेंट होती है। IgD हमारी बी सेल की सरफेस पे मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये रियरली ही हमारी ब्लड में मिलती है, ये मोस्टली हमारी सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और इसका फंक्शन अभी तक अननोन है, इसका फंक्शन नहीं पता है। सो ये थी हमारी 5 एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इफ हम इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फंक्शन देखें, इनमें कंपैरिजन करें, सो हम मॉलिक्यूलर वेट देखें इनका, तो IgM हमारी पेंटामेरिक थी, तो ऑब्वियसली उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा ही होगा। IgA हमारी डाइमेरिक थी, तो उसका उससे कम होगा। IgE हमारी मोनोमेरिक थी, IgD भी मोनोमेरिक थी, IgG भी मोनोमेरिक थी। तो हमें M और A तो माइंड में रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि पेंटामेरिक है उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट, फिर A है वो डाइमेरिक है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी सबसे ज़्यादा होगा। इसको हम माइंड में रख सकते हैं कि उसके बाद हमारा E का मॉलिक्यूलर वेट होता है, उससे कम D का होता है, उससे कम G का मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इफ हम इनकी कंसंट्रेशन का और हाफ लाइफ का कंपैरिजन करें, तो हमें ये पता चलता है यहाँ पे कि IgG की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है बॉडी में, फिर IgA की होती है, फिर IgM की होती है, फिर IgD की, फिर IgE की। इसको हम याद रख सकते हैं एक फॉर्मूले से, दैट इज गेम, GAME, गेम्स। इसमें हम लास्ट में D ऐड कर सकते हैं, लास्ट सेकंड पोजीशन पे D ऐड कर सकते हैं। सो हमें माइंड में रहेगा कि सबसे ज़्यादा IgG की कंसंट्रेशन होती है, फिर IgA की होती है, फिर IgM की होती है, बीच में हम D ऐड कर सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं। इससे बहुत ईजिली हमें माइंड में रहेगा कि GAMDE है। गेम की स्पेलिंग माइंड में आते ही लास्ट सेकंड पोजीशन पे D ऐड कर देंगे और हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगी। और हाफ लाइफ भी हमारी सेम होती है, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। सबसे ज़्यादा IgG की, फिर IgA की, फिर IgM की, फिर IgD की, फिर IgE की। ऑब्वियसली जो ज़्यादा प्रेजेंट है उसकी लाइफ सर्वाइबिलिटी ज़्यादा होगी, जो उससे कम प्रेजेंट है उसकी लाइफ सर्वाइबिलिटी कम होगी, जो उससे कम प्रेजेंट है उसकी और कम होगी। तो इस तरीके से हमारा इनमें कंपैरिजन आता है, मॉलिक्यूलर वेट में, कंसंट्रेशन में, हाफ लाइफ में कंपैरिजन हमेशा आता है CSIR में। और DBT के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। अब हमारा जो एक क्वेश्चन जो DBT में भी और CSIR में भी हमेशा आता है, MSc के एंट्रेंसेस में और भी JRF के एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन हमेशा आता है वो आता है कि इफ हम इन एंटीबॉडीज को जेल में रन करेंगे तो क्या होगा, कितने बैंड्स मिलेंगे हमें। सो क्या होता है, एक बार हम इनको जेल में रन करेंगे जब जेल में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं प्रेजेंट होगा, एक बार इनको जेल में रन करेंगे जब हमारा जेल में रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होगा। ओके, तो जब जेल में रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं था तो ऑब्वियसली इनकी हमारा एक एक बैंड मिलेगा सबका,
क्योंकि रिड्यूस ही नहीं हुआ। जब नॉन कोवेलेंट बॉन्ड रिड्यूस ही नहीं हुआ है तो सबका एक एक बैंड मिलेगा। बट जब हमारा रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट था, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल प्रेजेंट था, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल प्रेजेंट था हमारा, तो आईजीजी के हमारे 2 बैंड मिले, एक हैवी का एक लाइट का। ऑब्वियसली आईजीएम के हमारे 3 बैंड मिले, क्योंकि आईजीएम में जे चेन भी थी, एक हैवी चेन का, एक लाइट चेन का, एक जे चेन का। आईजीए में हमारे 4 बैंड मिले, क्योंकि इसमें हैवी चेन, लाइट चेन, जे एंड सिक्रेटरी कंपोनेंट भी था। आईजीई के हमारे 2 ही बैंड मिले, एक हैवी एक लाइट। आईजीडी के भी हमारे 2 ही बैंड मिले, एक हैवी एक लाइट। तो इस तरीके से जब हम इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करते हैं तो हमारे ये सब बैंड आते हैं। इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आता है CSIR। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।